क्लास, नमस्कार, वेलकम टू डिकोड एग्जाम। डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपकी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी आरओ एआरओ वीडियो टेस्ट सीरीज के बारे में। इस टेस्ट सीरीज में 7000 प्रश्नों के माध्यम से 7000 प्रश्नों के माध्यम से हम पूरे पाठ्यक्रम का रिवीजन करेंगे। यहाँ पर टेस्ट सीरीज में आपको टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट रिवीजन भी कराया जा रहा है। साथ ही साथ 4000 प्रश्नों का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। 15 फुल सिलेबस टेस्ट दिए जा रहे हैं जिसमें कि आपके 3000 प्रश्न होंगे। यहाँ पर प्रश्नों की आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी जो कि सॉल्व अनसॉल्व दोनों होंगी और इस पीडीएफ में डिटेल सॉल्यूशन भी दिया गया है। यहाँ पर क्लास जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्वेश्चंस जो होंगे वो बायलिंगुअल होंगे, तो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इस वीडियो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। आप इन दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो टेस्ट लिखकर सेंड कर दीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। तो चलिए क्लास आज के सेशन का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न जो है वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड है, तो इसको ध्यानपूर्वक सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, मैच करना है। तो सबसे पहले आपको वन संरक्षण अधिनियम दिया गया है, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट दिया गया है। दूसरा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। थर्ड आपको दिया गया है वायु अधिनियम। फिर लास्ट में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आपको दिया गया है। तो इसको सुमेलित करते हैं। यहाँ पर जो सबसे इजी ऑप्शन एबीसीडी में से आपको दिया गया है और जो हर बार परीक्षा में पूछा ही जाता है ज्यादातर एग्जाम में, वो कौन सा है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसको कि हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। याद रखिएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की क्लास अगर हम बात करें तो इसको हम अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि अम्ब्रेला एक्ट हम किस एक्ट को कहते हैं? तो वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ईपीए एक्ट हो, जो कि कब आया है? 1986 में आया है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसको मैच कर लीजिए बी का सेकेंड। जैसे ही हमने बी का सेकेंड मैच किया, हमने ऑप्शन को चेक किया, ऑप्शन में बी का सेकेंड एक ही जगह दिया गया है, तो हम सीधे आंसर पर आ गए। डी आपका सही उत्तर है। ये आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और 2021 में ही पूछा गया था, मतलब जल्दी पूछा गया प्रश्न है। तो आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी पूरी संभावना है कि ऐसे प्रश्न बनेंगे। फिर देखिए, वन संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये 1980 में आया है और वायु अधिनियम की हम बात करेंगे 1981 में, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में। तो अगर अभी तक आपने इन एक्ट्स को नहीं याद किया है कि ये कब किस वर्ष में आए हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करना चाहूंगी, तो उसको भी नोट करिए। जैसे WPA एक्ट की जब हम बात करते हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन जीव संरक्षण अधिनियम। याद रखिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रही हूँ ताकि किसी भी माध्यम के स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। तो अगर हम बात करेंगे वन जीव संरक्षण अधिनियम की, तो ये कब आया है? 1972 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार प्रश्न बना है, कई बार। इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर कब आया है? तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया है बताइए? ये 1973 में आया है। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि टाइगर डे कब मनाया जाता है तो कब बताएंगे? 29 जुलाई को। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है तो पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार तो परीक्षा में ये प्रश्न भी गलत दे दिया गया था, 1973 ऑप्शन में ही नहीं था, लास्ट ऑप्शन आपका 1972 दिया गया था। लेकिन आप याद रखिएगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया है। अब टाइगर की बात कर ले रहे हैं तो हाथी की भी बात कर लेते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया है क्लास बताइए? तो ये आपका 1972 में आया है। ये भी चीज आप याद रखेंगे। ये भी आपके परीक्षा में 1992 में, क्या मैंने लिखा है? 1992 में, ठीक है। इसको थोड़ा गंदा सा लिख दिया है मैंने, लेकिन इसको आप लोग समझ जाएगा। 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर आया है, ठीक है। एक चीज और,
यहाँ पर बायोडायवर्सिटी एक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। बायोडायवर्सिटी एक्ट कब आया है? जैव विविधता अधिनियम की हम बात करें, बायोडायवर्सिटी मतलब क्या है? जैव विविधता। तो जैव विविधता अधिनियम कब आया है? ये 2002 में आया है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 में आया है। और पूछ लेगा अगर बायोडायवर्सिटी डे हम कब मनाते हैं, जैव विविधता दिवस हम कब मनाते हैं, तो ये दो एक साथ लिखिए, मई ले देना, 22 मई को। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए सीपीसीबी, या तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से विजुअल हो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, जो मैं बताने जा रही हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, सीपीसीबी की मैं बात कर रही हूँ, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा में पूछा जाता है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपका स्टैब्लिश किस एक्ट के अंदर हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का स्टैब्लिशमेंट जो है वो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत हुआ था, लेकिन इससे पावर जो मिली वो एयर एक्ट के थ्रू मिली। ये भी चीज याद रखिएगा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो स्टैब्लिशमेंट था वो आपका जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम वाटर एक्ट के थ्रू हुआ, लेकिन इससे जो पावर थी, ठीक है, वो एयर एक्ट के थ्रू मिली। ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो मैंने कहा आपको बता दूं, हो सकता है आपके आने वाली परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न को अब हम देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से क्लास, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? हिस्ट्री का प्रश्न है और आपने देखा है इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो भित्री अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति या फिर मंदसौर अभिलेख? तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा? याद रखिएगा, जो आपके रेशम बुनकर है उनका उल्लेख मंदसौर अभिलेख में मिलता है, जो कि किसका है? यशोवर्मन का है। यहाँ पर अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट अभिलेखों को देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको वो भी याद हो जाए, रिवीजन हो जाए इस पर्पज से। देखिए क्लास, जब हमने अभी बात की मंदसौर अभिलेख की, तो आपको पता होना चाहिए मंदसौर अभिलेख जो है वो मध्य प्रदेश में है, और किसका अभिलेख है? यशोवर्मन का। मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मंदसौर अभिलेख से मिले अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है, जो प्रमुख रूप से लाट गुजरात प्रदेश के निवासी थे और वहां से मंदसौर चले गए थे। ठीक है, जिसे उस समय दशपुर के नाम से भी जाना जाता था। अब यहाँ पर कुछ और अभिलेखों के नाम है, उनको डिस्कस करते हैं। परीक्षा में पूछा गया अभिलेख जो कि कई बार हाथी गुम्फा अभिलेख किससे रिलेटेड है? तो कलिंग नरेश खारवेल से रिलेटेड है, याद रखिएगा आप लोग, खारवेल से। जूनागढ़ अभिलेख, जिसको कि हम गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, ये किससे रिलेटेड है? रुद्र दामन से। फिर नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति कई बार पूछा गया है समुद्रगुप्त से। ऐहोल अभिलेख की बात करेंगे तो पुलकेशिन द्वितीय से। फिर मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, अभी हमने डिस्कस किया। ग्वालियर अभिलेख जो है वो प्रतिहार नरेश भोज से रिलेटेड है। भित्री और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। और लास्ट में देवपाड़ा अभिलेख की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पर बंगाल का शासक विजय सेन से रिलेटेड है। तो अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट क्लास। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पारा से मिनामाता बीमारी होती है, कैडमियम से इटाई टाई बीमारी होती है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम और फ्लोराइड आयन से अपच होता है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? ये भी आपके पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। अगर आपने पास्ट ईयर के पेपर्स को देखा होगा तो ऐसे प्रश्न तो कई बार पूछे जाते हैं ना। तो यहाँ पर चलिए डिस्कस करते हैं हम इसको। सबसे पहले जब हम बात करते हैं पारा, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं? मरकरी कह रहे हैं। ठीक है, मरकरी से मिनामाता बीमारी होती है, तो हाँ मरकरी से मिनामाता बीमारी होती है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम बात करेंगे कैडमियम की, तो कैडमियम से इटाई टाई बीमारी होती है, ये भी बिल्कुल सही है आपका, ये भी बिल्कुल सही है ना।
फिर इसके बाद नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये भी सही है। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो आपके सही है, लेकिन फ्लोराइड से इंडाइजेशन नहीं होता है, ये आपका गलत है। ठीक है, फ्लोरोसिस की हम बात करते हैं उससे, तो यहाँ पर डी आपका गलत है, बाकी ए बी सी आपका बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्लास अब हम देखेंगे। अगले प्रश्न को देखिए, चौथे प्रश्न को। चौथे प्रश्न की अगर हम बात करें, सल्तनत काल में प्रचलित शब्द इदरार क्या था? तो बताइए, इदरार मतलब क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर था ये, अन्य देशों के साथ व्यापार की एक निर्यात वस्तु थी, विद्वानों व धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता थी, या फिर इमारतों के निर्माण करने वाले के संबंध में प्रयुक्त होता था। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर याद रखिएगा, सी जो है वो बिल्कुल सही है। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता था स्कॉलर और रिलीजियस पीपल को, उसको हम क्या कहते थे? इदरार कहते थे। तो सी आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को देख लेंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अभी हमने सबसे पहले इदरार डिस्कस कर लिया है। विद्वानों और धार्मिक लोगों को दिए जाने वाली आर्थिक सहायता को हम इदरार कहते थे। सदका की बात करेंगे तो सदका आपने गाने में भी कई बार सुना हुआ, तेरा सदका ना, तो वो धार्मिक कर होता था। थोड़ा सा रिलीजियस पर्सपेक्टिव आ जाता है उसमें, तो ये धार्मिक कर था। फिर वक्फ की हम बात करेंगे तो वक्फ के बारे में भी आपको पता है, धार्मिक कार्य के लिए सुरक्षित कर दी जाने वाली संपत्ति अथवा भूमि को वक्फ कहा जाता था। मसाहत की अगर हम बात करेंगे तो भूमि की पैमाइश को मसाहत कहा जाता था। मिल की बात करेंगे तो विद्वानों को धार्मिक कार्यों के लिए प्रदान की जाने वाली जो भूमि थी उसको हम मिल कहते थे, और विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को हम इदरार कहते थे। तो आप इन दोनों में मत कंफ्यूज होइएगा, हो सकता है परीक्षा में कभी आपको इन दोनों मतलब शब्दावली में कंफ्यूज करने का प्रयास करे एग्जामिनर। तो याद रखिएगा, मिल की जब हम बात करेंगे तो ये दिए जाने वाली भूमि की बात करते हैं विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए, और यहाँ पर हम आर्थिक सहायता की बात करते हैं। क्लियर हो गया? फिर ऐसे ही म्यांमार की जब बात करेंगे तो इमारतों का निर्माण करने वाला म्यांमार कहलाता था। क्लियर हो गया क्लास? तो स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है। नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये आपका मॉन्यूमेंट से रिलेटेड प्रश्न है। ये आपका पूछा गया है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल, ठीक है, खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो बताइए किसने कराया था? ABCD में से हमीदा बानो बेगम ने, सलीमा सुल्तान ने, जीजी अंगा ने, या फिर महम अंगा ने। तो यहाँ पर ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बता दो मुझे, सही उत्तर क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है महा अंगा ने कराया था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ये देख लीजिए आप लोग, खैरुल मंजिल है ये, उसकी फोटो भी है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। डी आपका सही उत्तर था इस प्रश्न का। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्या दिया गया है यहाँ पर? क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही जाती है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? भगत सिंह द्वारा, मंगल पांडे द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा, या फिर सुभाष चंद्र बोस द्वारा। तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या है बता दीजिए। तो क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये स्टेटमेंट दिया गया है भगत सिंह द्वारा। ए आपका सही उत्तर है इस प्रश्न का। अब यहाँ पर हम भगत सिंह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए क्लास ध्यान पूर्वक देखिएगा जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको भगत सिंह की जब भी हम बात करेंगे तो सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे किसने बम फेंका था? भगत सिंह ने फेंका था। ठीक है, और आप सभी को पता है इसके बाद 23 अगर हम 23 1931 की बात करेंगे, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दीप पे लटका दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। ये चीज आपको पता है। अब देखिए, एक चीज जो परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है वो ये है कि इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है, अभी उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाता है।
अगर परीक्षा में पूछा जाएगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो आप बताएंगे 1921 में एक उर्दू कवि थे जिनका की नाम क्या था, मौलाना हजरत मोहानी। इनके द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था 1921 में ही, ठीक है। लेकिन इसको फेमस किसने किया, तो ये प्रचलित किसने किया, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान भगत सिंह का है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसके इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो जैसे नारे को इन्होंने बुलंद किया था भगत सिंह ने। लेकिन परीक्षा में अगर पूछा कि इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था, तो आप मौलाना हजरत मोहानी का नाम बताएंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास, ठीक है। आपको पता है कि भगत सिंह जो है वो HSRA से भी रिलेटेड है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि पहले आपका HRA नाम से जाना जाता था। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे दिमाग में आते जाएंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। हर टेस्ट में मैं बाद में एंड में कहती हूँ कि कोई भी टॉपिक में भी अगर डिफिकल्टी हो रही है तो वो भी बता दो कि मैम इस टॉपिक को जरा कवर कर लो, तो मैं उसको भी कवर कर लूंगी प्रश्नों के माध्यम से, लेकिन आपको मुझे बताना पड़ेगा। चलिए 7वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था, तो बताइए किसने किया था। JB कृपलानी ने, राम मनोहर लोहिया ने, या फिर अच्युत परवर्तन ने, या फिर जयप्रकाश नारायण ने। तो ABCD में से सही उत्तर क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की गई है। आपको पता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय जो मेन लीडर्स थे उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया था। तो यहाँ पर अब कमान कुछ लोगों ने संभाली थी, जिसमें JB कृपलानी, आपके राम मनोहर लोहिया, ठीक है, इन लोगों का नाम आता है। तो बताइए अरुणा आसफ अली की हम बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपसे जेल से कौन फरार हुए थे जिन्होंने बाद में भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। तो ABCD में से आपका सही उत्तर कौन सा है, मैं कौन सा आंसर लगा दूं, D लगा दूं, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, D आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। अब क्लास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि देखिए यहाँ पर इनसे रिलेटेड है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में इनको रखा गया और वहां से ये फरार हो गए थे। और फरार होने के बाद इन्होंने एक भूमिगत आंदोलन स्टार्ट किया, एक भूमिगत दस्ता का गठन किया जिसका की नाम क्या था, आजाद दस्ता। तो परीक्षा में अगर कभी भी आपसे पूछे कि आजाद दस्ता का गठन किसने किया है, तो आप याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। और किस समय किया है, तो आप याद रखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो D आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या सब हम देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए क्या है, शारदा एक्ट से रिलेटेड है 1930। शारदा एक्ट 1930 में विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम आयु डैश तथा लड़कों की न्यूनतम आयु डैश निर्धारित की गई थी। तो आपको बताना है लड़की की कितनी निर्धारित की गई थी और लड़कों की कितनी निर्धारित की गई थी। तो जब हम शारदा एक्ट की बात करते हैं 1930 में, तो यहाँ पर जो लड़कियों की न्यूनतम आयु थी वो 14 वर्ष निर्धारित की गई थी और लड़कों की न्यूनतम आयु जो थी वो 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई क्लास, क्लियर हो गई। अगर ऐसा ऑप्शन आपको दे जहाँ पे लड़के और लड़के की न्यूनतम आयु की बात करेंगे, तो आप अगर इसको देखेंगे तो आप इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को तो आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों इस दोनों ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लड़कियों की न्यूनतम आयु है वो लड़कों की न्यूनतम आयु से ज्यादा रखी गई है। तो ऐसा तो नहीं है कि लड़कियों की न्यूनतम आयु जो होगी वो लड़कों की न्यूनतम आयु से कम ही होगी, ठीक है। तो आप इस बेसिस पे भी इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते थे। और अभी आपको पता है कि आज के समय में हम 18, 21 ये सब बात करते हैं, लेकिन उस समय अब तो इस एज को भी बढ़ा दिया गया है। तो लेकिन उस समय जो एज थी वो 14 और 18 थी। तो ऐसे भी देखिए ये एक अप्रोच है। अभी मुझे मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया, आप में से कई स्टूडेंट को इसका आंसर भी आता है, लेकिन परीक्षा में कई बार ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं जिनका कि उत्तर आपको भी नहीं पता रहता और मैं सच बताऊं मुझे भी कई बार नहीं पता रहता है, तो उसमें कोई वो नहीं है। तो उस समय हम क्या करते हैं, हम अपने 4 ऑप्शंस को देखते हैं ABCD। तो हम ये देखते हैं क्या हम इन ऑप्शंस की मदद से कुछ चीजें एलिमिनेट कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं जब प्रश्न बहुत डिफिकल्ट होता है, लेंदी होता है, तो कई बार
98% केसेस में हम ऑप्शन के थ्रू 50% आंसर निकाल सकते हैं। फिर 50% पे हमको गेस करना पड़ता है, ए बी या बी सी या, ठीक है। तो यही चीज आपको अपने एग्जाम के लिए सीखनी है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, मैं जानती हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है और आप लोग कई साल से तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन आपका प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है। नॉलेज होने के बाद भी वो इसीलिए नहीं निकल पा रहा है क्योंकि आप उस नॉलेज के अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्लास। देखिए, हम लोग कभी भी जब थ्योरी पढ़ते थे तो एक्सपेरिमेंट भी कराया जाता था ना, लैब में जाते थे एक्सपेरिमेंट करने। तो अब आपने थ्योरी पढ़ ली है, अब आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि आपको चीजें आ गई है कि नहीं आ गई है। तो वो कैसे आप देखेंगे, प्रश्नों के माध्यम से। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने कई बार अपने सिलेबस को पढ़ा है लेकिन प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है, वो अच्छे से पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए। और पास्ट ईयर के क्वेश्चन को ऐसे नहीं सॉल्व करना है कि ए बी सी डी ऑप्शन में से अब आपको रट गया है कि डी आंसर है, मैम मुझे तो रटा है पास्ट ईयर क्वेश्चन में से। रटने का मतलब ये नहीं है। अगर आपको रटा है और यहाँ पर ए और बी और सी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जैसे हमने कहा पहले ऑप्शन में क्विट इंडिया मूवमेंट दिया है, दूसरे में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दिया है, फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट दिया है और एक में इंडिविजुअल सत्याग्रह दिया है, ठीक है, ऐसे दिया गया है। और इसमें बोला गया है कि गांधी जी ने किस समय कहा था कि मैं आप लोगों को स्वराज 1 साल के अंदर दिलवा दूंगा, ठीक है, किस मूवमेंट के तहत कहा था। तो आपने क्या दिया कि मैम 1920 का समय था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि हम स्वराज 1 साल के अंदर हासिल कर लेंगे। तो सी ऑप्शन सही है, ठीक है, आपको पास्ट ईयर का क्वेश्चन आता है। अब यहीं पर मैं आपसे कहूं, आप मुझे कुछ चीजें बताइए क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में और इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में। तो क्या आप मुझे बता पाएंगे? अगर आप मुझे बता दे रहे हैं तो इसका मतलब आपने पास्ट ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया है। मेरी बात को बस समझिएगा क्लास, जब भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर पता है, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो 3 ऑप्शंस बचे हैं, थोड़ी सी जानकारी उनके बारे में भी आप लोग जरूर ले लीजिए, 2-2, 3-3 लाइन की, ठीक है। बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं करनी, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे इंडिविजुअल सत्याग्रह की हम बात करेंगे तो पहले सत्याग्रही कौन थे, महात्मा गांधी द्वारा चुने गए, दूसरे सत्याग्रही कौन थे, ये सब चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। अब ज्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगी, यहाँ पर आपका ए जो है वो सही उत्तर है। देखो, ये चीज जो मैंने आपको बताई है ये बहुत ही जरूरी चीज है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, इसलिए मैंने थोड़ा समय लेके बता दिया। मुझे खुद लगता है कि पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, फिर उसके बाद आपको थोड़ी जानकारी दूं। तो यहाँ पर आपका ए सही उत्तर था। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को हम देख लेते हैं। समाज सुधारक हरविलास शारदा, जिनके नाम से इसका नाम पड़ा, क्या पड़ा, शारदा एक्ट, किनके नाम से, हरविलास शारदा के अथक प्रयासों के फलस्वरूप 1930 में किसके द्वारा, लॉर्ड इरविन द्वारा शारदा अधिनियम पारित किया गया। तो परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि शारदा अधिनियम किस समय पारित किया गया, 1930 में। कौन आपका वॉइसरॉय था, लॉर्ड इरविन था, जिसमें कि लड़कियों की जो न्यूनतम आयु थी वो 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न के पहले भी हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करेंगे। यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, सती प्रथा प्रतिबंध की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सती एक्ट पे प्रोहिबिशन आपका किसके समय पे लगाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, याद रखिएगा, बेंटिक के समय में, कब, 1829 में, ठीक है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। राजा राममोहन रॉय का भी नाम आप याद रखेंगे, उनके अथक प्रयासों की वजह से सती प्रथा प्रतिबंध लगाया गया, इस पर इनका नाम याद रखिएगा, राजा राममोहन रॉय का। फिर दास प्रथा पर प्रतिबंध किसके समय में लगाया गया, एलन बैरो के समय में लगाया गया, 1843 में। फिर हिंदू विधवा पुनर्विवाह की बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में, याद रखिएगा। यहाँ पर आप ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम याद रखेंगे, विडोरी मैरिज एक्ट में। नेटिव मैरिज एक्ट की बात करेंगे तो नॉर्थ ब्रुक 1872, ठीक है। फिर एज ऑफ कंसेंट एक्ट की बात करेंगे तो लैंसडाउन 1891, जिसमें कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट में जो लड़कियों की न्यूनतम आयु डिसाइड की गई थी वो 12 वर्ष थी, फिर उसको 14 वर्ष किया गया, फिर 18, अब 21 की बात की जाएगी। तो ये आपका सही उत्तर है। ये चीज क्लियर हो गया क्लास। चलिए अब हम लोग, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नहीं तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है यहाँ पर, हम इसको देखते हैं। 9वां प्रश्न देखिए क्लास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, जब अर्थव्यवस्था में साधन लागत एक समान रहती है किंतु वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो जाती है तो उसे प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरा दिया गया, यदि उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ती हैं तो लागत जन मुद्रास्फीति कहलाती है। यहाँ पर दो इन्फ्लेशन की बात की गई है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या होता है, फिर आप मुझे उत्तर बताइएगा। यहाँ पर तो दोनों ही स्टेटमेंट जो दिए गए हैं क्लास बिल्कुल सही है और डी आपका सही उत्तर है। देखिए, अभी आज तक जिन स्टूडेंट को इन्फ्लेशन कभी नहीं समझ में आया वो 2 मिनट मुझे दीजिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। तो हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, मुद्रास्फीति की बात करते हैं। एकदम छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी, हर क्लास में समझाती हूँ। जो स्टूडेंट लगातार मेरी क्लास देख रहे होंगे उनको तो अब रट भी गया होगा। मैं एक दिन अपने बाबा जी के पास बैठी और बाबा जी से ऐसी बात कर रही थी कि थोड़ी सी बात हो रही थी, तो उन्होंने चर्चा किया कि बेटा तुम्हारा महीने में कितना खर्चा लगता है। तो मैंने बताया कि पढ़ाई को लेकर और खाने पीने को लेकर सबको इतना खर्चा लग जाता है। तो मेरे बाबा जी कहने लगे कि सुनो, मेरे समय में ना 1 रुपए में मैं कॉलेज की फीस भी देता था, अपनी किताबें भी खरीदता था और एक बढ़िया सा पैंट शर्ट भी सिलवाता था, साथ ही साथ मेस के खाने का भी बिल भर देता था। इतना था 1 रुपए में। मैंने कहा आज के समय में 1 रुपए में तो मुझे एक टॉफी भी नहीं मिलेगी। कोई भिखारी को भी अगर मैं 1 रुपए दे दूंगी ना, जो मांगते हैं उनको भी दे दूंगी, तो मार के मुझे एक थप्पड़ खींच के 2 रुपए करके उसको लौटा देंगे, लो तुम ही ले जाओ अपना 1 रुपए। तो ये समय आ गया है। तो 1 रुपए जो है वो उसकी जो वैल्यू है, समझिए, जो इसकी वैल्यू है समय के साथ वो क्या हो गई, वो घट गई। जो इसकी परचेजिंग पावर थी, जो इसके पास इसकी शक्ति थी सामानों को खरीदने की, गुड एंड सर्विसेज को खरीदने की, वो समय के साथ घट गई। ठीक है, घट गई ना। तो ये क्या है, इन्फ्लेशन है। हम टाइम के साथ गुड और सर्विस दोनों चीज याद रखिएगा। अगर कभी परीक्षा में आपको दे कि समय के साथ परचेजिंग पावर जो है गुड्स की वो घट गया ओनली, तो आप कहेंगे नहीं, गुड सर्विस दोनों। यहाँ पर आप किसी को सेवा दे रहे हैं ना, वो भी महंगी हो रही है तो वो भी इन्फ्लेशन का पार्ट है। प्याज का रेट अचानक से बढ़ गया तो वो इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ आइटम्स आते हैं, नंबर ऑफ गुड्स आते हैं। ठीक है, कई सामानों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, समय के साथ इनका रेट बढ़ रहा है। हम कह सकते हैं जो पैसे की जो कीमत है वो समय के साथ घट रही है। 1 रुपए में एक समय हम बहुत सामान खरीद लेते थे, कई चीजें खरीद लेते थे। आज 1 रुपए में एक टॉफी भी नहीं खरीद पाते इन्फ्लेशन की वजह से। ये चीज क्लियर हो गई, यही आपका इन्फ्लेशन है। एकदम आसान लेमैन लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा क्लास, जो और चीजें मैं आपको बताऊंगी कि जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन मेनली 2 तरीके का होता है, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। एक आपका है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल में क्या होगा, अचानक से डिमांड किसी चीज की बढ़ जाएगी, बहुत तेजी से डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो ऐसे अगर बकरी का दूध खरीदने जाओ या पपीता खरीदने जाओ या कोई भी सामान ऐसा खरीदने जाओ पपीता, तो बड़ा सस्ता मिलेगा। ठीक है, अब डेंगू का समय जैसे आएगा तो बकरी के दूध से, पपीते से प्लेटलेट्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। आप देखो मार्केट में उसकी डिमांड जैसे बढ़ी उसका रेट तुरंत बढ़ गया, उसको हम क्या कहेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहेंगे। डिमांड के कारण क्या है, रेट आपका अचानक से बढ़ जा रहा है यहाँ पर। अब एक चीज आप याद रखिएगा, इसको मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा, जब भी इन्फ्लेशन डिमांड की वजह से आएगा तो हम उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहेंगे। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में जो सप्लाई है ना वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब अगर हमारे मार्केट में जो बकरी के दूध की सप्लाई जो थी वो 100 लीटर थी तो वो आज भी 100 ही लीटर है, लेकिन डिमांड पहले बस 10 लोगों की डिमांड थी, 10 ही लोगों को बकरी का दूध चाहिए था, लेकिन आज 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को बकरी का दूध चाहिए। तो इस 100 लीटर बकरी के दूध को अचानक से इसका रेट जो जहां जिनके पास होगा वो बढ़ा देगा, तो वो डिमांड
पुल इन्फ्लेशन है। ऐसे ही अगर हम कहें कि मार्केट में पहले 1000 ऑफ लैपटॉप्स था, खाली 10 लोगों को लैपटॉप खरीदना था, तो आपने कहा तब लोगों ने अपना एकदम पैसा 1000 ऑफ लैपटॉप मार्केट में अवेलेबल थे और खाली 10 लोगों को लैपटॉप खरीदना था, तो उसका प्राइस आपको सही मिल जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर यहाँ पर 10 लाख लोगों के पास पैसे आ गए, आज पैसे आ गए ना, सबके पास पैसे आ जाएंगे तभी तो डिमांड करेंगे। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं मार्केट में लिक्विडिटी को जब हम तरलता लेके आते हैं तो इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, तरलता को बढ़ा के घटा के। तो अगर लोगों के पास पैसे आ गए, अब 10 लाख लोगों को लैपटॉप चाहिए और मार्केट में खाली 1000 लैपटॉप है, तुरंत लैपटॉप मैन्युफैक्चरर जो है ना वो अपने प्राइस को बढ़ा देगा, लोग खरीदेंगे क्योंकि उनके पास पैसे है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाए अचानक से। ये देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाए। अब मैंने जो आपको यहाँ पे लैपटॉप का एग्जाम्पल दिया है, अब लैपटॉप मैन्युफैक्चरर जो है वो कहे कि अब हमको लैपटॉप में जो चिप लगती है, मदरबोर्ड में जो कंपोनेंट्स लगते हैं, कॉपर या लेड का, जो भी गोल्ड के जो भी उसमें हम बना रहे हैं, जो भी डायोड्स लग रहे हैं, उसका कॉस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है। इस वजह से अब हमको अपने लैपटॉप की भी कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। यदि उत्पादन लागत में, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपका बढ़ जाए, उसके कारण कीमतें बढ़ रही है, तो उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, डी आपका सही उत्तर है। अगर अभी भी किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, सी आपका सही उत्तर था। अगला प्रश्न हम देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न को देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। एक तरफ उद्योग दिए गए हैं, दूसरी तरफ पहला कारखाना दिया गया है। तो देखिए, सूती वस्त्र, कागज, लौह इस्पात, भारी इंजीनियरिंग। तो मैच करिए, सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर 10वें का। तो सूती वस्त्र की अगर हम बात करेंगे तो सूती वस्त्र का देखिए क्या होगा, तो यहां पर आपका हो जाएगा फोर्ड वास्टर। ठीक है, फिर कागज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल। लौह इस्पात की बात करेंगे तो लौह इस्पात तो आप सभी को पता है कोल्टी पश्चिम बंगाल। और भारी इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो रांची। तो यहाँ पर ए का आपका क्या हो जाएगा, ए का सेकेंड। ए का सेकेंड आपका कितनी जगह दिया गया है, 2 जगह दिया गया, वेरी गुड। बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट 1 जगह दिया गया है। बी आपका सही उत्तर होगा। सी का 4th हो जाएगा और डी का 3rd हो जाएगा। तो फर्स्ट फैक्ट्री की बात की गई है, ये भी याद रखिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको हम व्याख्या में। देखिए ध्यान से, ध्यानपूर्वक देखिएगा। भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर सूती वस्त्र की बात करेंगे अगर हम तो 1880, ठीक है, फोर्ट गास्टर पश्चिम बंगाल। कागज की 1812 श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल। सीमेंट की फर्स्ट इंडस्ट्री 1904 में चेन्नई में तमिलनाडु में। लौह इस्पात की 1874 कुल्टी पश्चिम बंगाल। जूट की 1855 विसरा पश्चिम बंगाल। ठीक है, एल्यूमिनियम 1937 जेके नगर पश्चिम बंगाल। और भारत इंजीनियरिंग की 1858 रांची झारखंड। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं, ऐसा भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो बन सकता है यहां से भी प्रश्न। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या दिया है क्लास, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य स्ट्रेट की बात की गई है, वो ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। स्ट्रेट से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे गए। बेरिंग स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट या फिर पाक स्ट्रेट। ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा, बता दीजिए, जल्दी से बताइए। तो ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपका डोवर स्ट्रेट है, डोवर स्ट्रेट याद रखिएगा। फ्रांस को ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है, बी आपका सही उत्तर है। अब यहां पर एक बार हम क्या करेंगे, मैं आपके थ्रू इन सबको देखेंगे। यहां पर ये आपको क्या दिख रहा है, डोवर स्ट्रेट दिख रहा है, डोवर स्ट्रेट दिख रहा है। इधर आपको इंग्लैंड दिख रहा है, ठीक है, और इधर आपको क्या दिख रहा है, फ्रांस दिख रहा है। तो ये पूरा आपका ब्रिटेन वाला एरिया हो जाएगा इधर, और ये फ्रांस वाला एरिया हो जाएगा। तो डोवर स्ट्रेट, ठीक है, विजिबल होगा क्लास। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर
दूसरा स्टेट देखिए यहाँ पर क्या है, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए इसको। दूसरा स्टेट जो है वो आपको दिया गया है स्टेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको अगर आप देखेंगे इधर आपको पर्शियन गल्फ दिख रहा है, इधर गल्फ ऑफ ओमान दिख रहा है, और ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज है, यहाँ पर यूएई दिख रहा है, यहाँ पर आपको ईरान दिख रहा है। बताइए क्लियर है? याद रखिएगा स्ट्रेट की जब भी हम बात करते हैं तो ये तो आपको पता है ये दो लैंड बॉडीज को सेपरेट करता है और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। तो आप जब भी स्ट्रेट पढ़ेंगे तो ये भी देखेंगे कि किन लैंड बॉडीज को ये सेपरेट कर रहा है और किन वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको यूएई दिख रहा है, यूएई ओमान इधर आपको, ठीक है। इधर अगर आप देखेंगे तो ईरान वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, और ये कनेक्ट इधर पर्शियन गल्फ हो गया आपका क्लास, इधर गल्फ ऑफ ओमान हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं, अगला देखिए यहाँ पर आपको बेरिंग स्ट्रेट दिख रहा होगा, ठीक है, ये बेरिंग स्ट्रेट है। यहाँ पर आपको रशिया दिख रहा है, इधर अलास्का दिख रहा है, और अगर हम देखेंगे यहाँ पे चुक्ची सी है और इधर बेरिंग सी है, ये भी याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए। चलिए, जो चीज मैंने आपको मैप के थ्रू दिखाई है वो यहाँ पर लिखी हुई है, इसको अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। बेरिंग स्ट्रेट जो है वो आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को, जिसमें कि मैंने आपको चुस्की सी दिखाई है, ठीक है, वो आर्कटिक सी का ही पार्ट है, उसको बेरिंग सागर से अलग करता है। यहाँ पर अलास्का को मतलब यूएसए और रूस के बीच में, ठीक है, स्ट्रेट अलग कर रहा है। जिब्राल्टर की बात करेंगे तो भूमध्य सागर को अटलांटिक से, यूरोप को अफ्रीका से, डोबर की हमने दिखाया भी आपको मैप में, उत्तरी सागर अटलांटिक और ब्रिटेन और फ्रांस को अलग कर रहा है, नॉर्थ सी और अटलांटिक को। मलक्का की बात करेंगे तो जावा सागर को बंगाल की खाड़ी से, मलाया एवं सुमात्रा को अलग कर रहा है, जोड़ रहा है मलक्का को बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। फ्लोरिडा की बात हम करेंगे तो मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक को, और फ्लोरिडा यूएसए एवं वेस्ट इंडीज को अलग कर रहा है। पाक बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर, और आपको पता है भारत एवं श्रीलंका, ठीक है। ये चीज क्लियर है क्लास? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग और स्टेट डिस्कस कर लेंगे हर टेस्ट में, तो आपको रिवाइज हो जाएगा। 12वें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही हैं? तो यहाँ पे दिया गया है 21 जून एवं 22 दिसंबर को दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। दूसरा आपको दिया गया है अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। थर्ड आपको दिया गया चिनूक रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाली गर्म व सूक्ष्म हवा। तो अच्छा प्रश्न है ये। तो बताइए ABCD में से आपका सही उत्तर क्या है? लिम्पोपो नदी को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो 2 बार काटती है कि नहीं काटती है? तो ये तो बिल्कुल सही दिया गया, लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है, ठीक है। चिनूक जो है वो हॉट और ड्राई एयर है विच इज मूविंग अलोंग द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द रॉकी माउंटेन के ईस्टर्न स्लोप पे, ये भी सही है। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है कौन से कथन आपके सही हैं? तो 2 और 3 सही है, जो पहला है वो आपका गलत है। यहाँ पर 2 और 3 सही है। एक बार हम इसके आंसर को चेक भी कर लेते हैं, देख लीजिए क्लास। यहाँ पर पहले आप देखिए, इसको मैं आपको बताती हूँ। 2 और 3 आपके सही है, पहला आपका गलत है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया क्यों गलत है। दोनों गोलार्धों की अगर हम बात करेंगे तो उसमें 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात जो होती है वो बराबर होती है, ठीक है। वहां पे सितंबर दिया गया था, इसको आप इसी वजह से वो ऑप्शन गलत था। अब यहाँ पर क्लास देख लीजिए, एक बार मैप में मैं आपको दिखा दूं लिम्पोपो नदी की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर लिम्पोपो नदी देखेंगे तो ये इधर आपको जाम्बेजी नदी दिखेगी जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। लिम्पोपो नदी ये है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो लिम्पोपो नदी को 2 बार काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है लिम्पोपो नदी को। इसको और क्लियरली अगर आपको देखना है तो आप इस वाले मैप के थ्रू भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लिम्पोपो नदी ये रही, ठीक है। लिम्पोपो नदी को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो 2 बार काट रहा है। इधर आपका कालाहारी डेजर्ट है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जाम्बेजी नदी, विक्टोरिया फॉल, ये सब आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है। ऑरेंज नदी भी याद रखिएगा। ये सब जो ऑरेंज नदी है ये आपका इधर साउथ अफ्रीका है ना, ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इधर आपको साउथ अफ्रीका मिलेगा। टेकनबर्ग्स, ऑरेंज नदी, कालाहारी, लिम्पोपो, विक्टोरिया, जाम्बेजी, ये सब आपको आपकी परीक्षा के लिए याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखेंगे।
बी आपका सही उत्तर था, आपको पता चल गया। चलिए 13 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में नहीं है? तो बताइए, अटाकामा मरुस्थल जो है वो साउथ अमेरिका में है, कालाहारी उत्तरी अमेरिका में, थार मरुस्थल एशिया में, नामग्रिप डेजर्ट दक्षिण अफ्रीका में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कालाहारी डेजर्ट दिखाया है। अगर आपने ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनी होगी तो इसका उत्तर आपको पता होगा। तो अटाकामा जो है वो आपका कहां पर है? वो आपका साउथ अफ्रीका में है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ, जो कि बिल्कुल सही है। थार डेजर्ट एशिया में है, सही है। नामग्रिप डेजर्ट आपका यहाँ पर साउथ अफ्रीका कर लीजिए, ये दक्षिण अफ्रीका को डी लिख दिया है, तो साउथ अफ्रीका में सही है। लेकिन कालाहारी डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका दिया है, जो कि गलत है। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको मैं मैप में एक बार आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर देखिए, अभी हमने आपको लिम्पोपो नदी दिखाया था, ऑरेंज नदी दिखाया था, तभी मैंने आपको बोला था कालाहारी डेजर्ट ध्यान दीजिए। तो कालाहारी डेजर्ट कहाँ पर आप लोग बताएंगे? ये आपका इधर है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, और बोत्सवाना, नाम्बिया और साउथ अफ्रीका में ये फैला हुआ है। ये चीज याद रखिएगा। इसका क्षेत्रफल जो है वो बोत्सवाना, नाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका देशों की सीमा में लगा हुआ है। तो कालाहारी डेजर्ट याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं क्लास। अच्छा, अगले प्रश्न के पहले यहाँ पर विश्व के प्रमुख मरुस्थल दिए गए हैं आपको। तो सहारा की हम बात करेंगे। सहारा का जो विस्तार क्षेत्र है ये आप याद रखिएगा, माली है, नाइजर है, सूडान है, ट्यूनीशिया है, ठीक है, मिस्र है, मोरक्को है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करेंगे, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट की, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से डेजर्ट हैं? सिम्पसन है, गिब्सन है, सैंडी है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, ठीक है, ये सारे सैंडी, ये सब आपके ऑस्ट्रेलिया में है। और मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आज की क्लास खत्म होने के बाद एक बार ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को जरूर पढ़िए, क्योंकि कल परीक्षा में वहां से प्रश्न कई बार बनी है। और एक काम आप लोग और करेंगे, जो ऑस्ट्रेलिया में जो डेजर्ट्स है ना, उनको नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट आप लोग जरूर लगाएंगे, क्योंकि परीक्षा में अब देखा जा रहा है कि ये ना पूछ के कि ये डेजर्ट कहाँ पर है, पूछ लिया जाता है कि इनको आप नॉर्थ टू साउथ अरेंज करिए। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को जरूर पढ़ लीजिएगा। वहां पे ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, वहां पे जो आपके स्ट्रेट्स हैं, टॉरस स्ट्रेट, ये सब आप देख लीजिएगा उधर की तरफ। ये मैं रिवाइज भी कराऊंगी, उसकी चिंता मत करिएगा। कभी किसी क्लास में हम लोग ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे तो रिवीजन भी करा दिया जाएगा, लेकिन आज आप होमवर्क के तौर पर इसको करिएगा जरूर। गोबी डेजर्ट की बात करेंगे तो मंगोलिया व चीन में, ठीक है, कालाहारी बोत्सवाना, नाम्बिया, तकलामकान चाइना में, याद रखिएगा। नामबिप अभी हमने देखा, ये आपका दक्षिण अफ्रीका हो गया, काराकू तुर्कमेनिस्तान हो गया, थार आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में हो गया, सोमाली सोमालिया में होगा, अटाकामा ये आपका दक्षिण अमेरिका में हो गया, ठीक है, चिली में, और दस्तेलू ईरान में हो गया, और फिर बाद में मोजाब जो कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, प्रश्न बनेगा यहां से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे आप लोग। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं अब 14 प्रश्न को। 14 प्रश्न को देखिए, कौन सी एक विशेषता धारवाड़ क्रम की चट्टानों की नहीं है? ये चट्टानें भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा आपको दिया गया, देश की लगभग सभी प्रमुख धातुएं इन्हीं चट्टानों में मिलती है। ये आर्किन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें हैं। फिर भारत का 90% से अधिक कोयला इन्हीं चट्टानों से मिलता है। तो यहाँ पर आपको बताना है, क्या बताना है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो ये तो आपको पता होगा, जब हम धारवाड़ की चट्टानों की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पर हमें मिनरल्स मिलते हैं लेकिन फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। जब हम कोयले की बात कर रहे हैं तो हमें गोंडवाना क्षेत्र से मिलता है वो ना। तो 90% जो भारत में कोयला है वो कहाँ से मिलता है? गोंडवाना से मिलता है, याद रखिएगा। ये आपका गलत है, तो डी आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है क्लास, अगला प्रश्न हम देखिए। यहाँ पर देख लीजिए, भारत का 90 से अधिक जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो आर्किन क्रम की चट्टानों के निक्षेपण से बनी है। ये मैंने आपको बताया भी है, आर्चियन, धारवाड़, ठीक है, कोटप्पा,
फिर गोंडवाना, इस तरीके से है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं अब 15वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। एसिड रेन, फोटोकेमिकल, मतलब इसको आप पैन लिख लीजिए, फोटो, यहाँ पे 1 मिनट क्लास, आप लोगों ने आंसर भी देख लिया होगा ना, आंसर देख लिए होंगे। चलिए यहाँ पर पैन फोटोकेमिकल स्मॉग की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, वैसे फोटोकेमिकल स्मॉग कर लीजिएगा इसको, मिस्ट नहीं स्मॉग, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो स्मॉग ये शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है ना, स्मोक और फॉग से, इसी वजह से हम इसको पॉलिटेंट की कैटेगरी में भी रखते हैं। फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, ओजोन परत का क्षरण। तो बताइए जल्दी से मुझे, जब हम एसिड रेन की बात करते हैं तो एसिड रेन में 2 ही विलेन होते हैं, नॉक्स और सॉक्स, ठीक है। मैंने आपको कितनी बार बताया, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, यही दोनों जो है वो वाटर वेपर के साथ, वाटर कंटेंट के साथ रिएक्ट करके क्या नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करते हैं। और ये नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड जब प्रेसिपिटेट करती है रेनफॉल के फॉर्म में, उसी को हम एसिड रेन कहते हैं। अब परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फलाना धमाका, CFC, कुछ नहीं। एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है नॉक्स और सॉक्स, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, तभी आपका H2SO4 और HNO3 का फॉर्मेशन होगा। और ये दोनों एसिड आपके प्रेसिपिटेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, जिसको कि हम एसिड रेन कहते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से देख लो, ए का ऑप्शन कहाँ दिया गया है, कहीं दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड। डाई की स्पेलिंग सही कर लेना क्लास प्लीज, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ए का थर्ड 2 जगह दिया गया है, वेरी गुड। फोटोकेमिकल स्मॉग की अगर हम बात करेंगे, कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन दिया, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन की बात करते हैं, ओजोन परत की, उसकी तो कौन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिंदाबाद। देख लो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहीं दिया है, पहले ही नंबर पे दिया है, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा, डी का फर्स्ट यहाँ दिया गया है, तो आपका सही उत्तर बी होगा। लेकिन हम और को देख लेते हैं, हम ब्लड की बात करेंगे, हीमोग्लोबिन के साथ कौन रिएक्ट करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो सी का सेकंड का है, ये दिया गया है, और बी का फोर्थ आपका हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो बी आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। अब ओजोन की बात करते हैं, तो ओजोन में 5-6 क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले ओजोन लेयर हमारी किस परत में है, तो क्या बताओगे, बताओ, समताप मंडल में, जिसको कि हम स्ट्राटोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ओजोन डे कब हम मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं, बहुत सही। फिर थर्ड, ओजोन को हम किस पे मेजर करते हैं, ठीक है, तो डॉप्सन याद रखिएगा। ओजोन से रिलेटेड प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि आपका अमेंडमेंट हुआ तो फिर वो वियना प्रोटोकॉल, ये सब चीजें। तो यहाँ पर अगर आपने इन्वॉल्वमेंट वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा, जो घटना चक्र में मैंने पूरा घटना चक्र लगाया इन्वॉल्वमेंट का। और अगर आपके पास लिंक नहीं होगा तो बता देना, मैं लिंक डाल दूंगी इन्वॉल्वमेंट के घटना चक्र की। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर हो गया। चलो अगला प्रश्न क्लास देखते हैं हम, ये चीज क्लियर हो गई। 16वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। इधर आपको परियोजना दी गई है, चमेरा, दोयांग, कोयना और उकाई। तो उकाई परियोजना परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो उकाई परियोजना कहाँ पर है बता दीजिए। उकाई परियोजना गुजरात में है, इसको पहले हम लोग सिलेक्ट कर लें, ये देखिए। चलिए, तो डी का फर्स्ट 2 जगह हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे चमेरा प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे, तो ये कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो डी का थर्ड हो गया, सॉरी ए का थर्ड हो गया, ए का थर्ड ये हो गया, ठीक है। डी का फर्स्ट, ए का थर्ड। फिर दोयांग प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे तो वो आपका नागालैंड में हो गया, और कोयना प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे तो वो कहाँ पर हो गया क्लास, जल्दी से बता दो, महाराष्ट्र में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर एक बार हम लोग देख भी लेते हैं इसको, यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। चमेरा प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी पर है, रावी नदी पर है, ठीक है। दोयांग परियोजना की बात करेंगे, नागालैंड में है, दोयांग नदी पर है, ये याद रखिएगा। कोयना परियोजना की बात करेंगे, महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर। उकाई परियोजना की बात करेंगे तो गुजरात में है, ताप्ती नदी पर। डी आपका सही उत्तर था। अगले प्रश्न को देखिए क्लास अब, जल्दी जल्दी अगला प्रश्न देखिए।
अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? ये चीज मैंने जब अंडमान से रिलेटेड चीजें पढ़ाई है तो कई बार आप लोगों को पढ़ाया है। तो बताओ, दक्षिण अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान या फिर उत्तर अंडमान? तो यहाँ पर क्या बोला गया? सदर्न मोस्ट। तो ज्यादातर स्टूडेंट कहेंगे मैम साउथ में है, तो साउथ अंडमान हो जाएगा। लेकिन यही चीज आपको याद रखनी है, सबसे पहले क्या है? नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडिल अंडमान है, ठीक है, फिर साउथ अंडमान है और उसके बाद लिटिल अंडमान है, ठीक है। तो सबसे साउथ में कौन सा है? वो है लिटिल अंडमान। सी आपका सही उत्तर है। मैप के थ्रू भी मैं आपको एक बार दिखाऊंगी ताकि चीजें क्लियर हो जाए आपको। यहाँ पर पहले मैप देखिए एक बार, ये देखिए मैप में देखिए क्लास, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो ये आपका नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, फिर लोअर अंडमान जिसको कि हम साउथ अंडमान भी कहते हैं, और इधर आपका लिटिल अंडमान, सबसे सदर्न में लिटिल अंडमान है। अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। ये भी पता होगा आपको, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ग्रेट निकोबार में अगर आप देखेंगे तो लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है, बोमपोका, याद रखिएगा। ये चीज क्लियर हो गई क्लास? अंडमान निकोबार आइलैंड ये है आपका। एक बार परीक्षा में यूपीएससी में प्रश्न बना था कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये सब एक ही सवाना, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? तो अंडमान निकोबार में, ठीक है। यहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिल जाएंगे पर्णपाती, मतलब एवरग्रीन मतलब जो सदाबहार वन है, जो हर पूरे साल हरे भरे रहते हैं। पर्णपाती जो एक समय अपना वो जो पत्तियां गिरा देते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट, वो सब हमको सब कैरेक्टरिस्टिक के फॉरेस्ट हमें अंडमान निकोबार में मिल जाएंगे। ये चीज क्लियर हो गई क्लास? चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं व्याख्या में क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर देखिए, मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी जो है वो सैडल पीक है, याद रखिएगा। और सैडल पीक किस पोर्शन में है? तो वो उत्तरी अंडमान में है, साउथ अंडमान में। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ग्रेट निकोबार की अगर हम बात करेंगे, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट धुलियार है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डंकन पास छोटा अंडमान व दक्षिण अंडमान के मध्य में है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो पास है वो डंकन पास है, याद रखिएगा। ये 100 डिग्री नहीं, ये 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए अगला हम देखें 18वां प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान, केंद्रीय जल परिवहन निगम, राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान और अंतर्देशीय जल मार्ग निगम। तो ए बी सी डी में से जो आपका सही उत्तर है वो क्या होगा? मैच करिए इसको जरा। नेशनल इनलैंड नेविगेशन, देखिए क्लास ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर है? तो वो आपका है पटना में, ठीक है। फिर सेंट्रल वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कहाँ पर है? ये कोलकाता में है, ठीक है। नेशनल वाटर स्पोर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ पर है? ये आपका गोवा में है, ठीक है। और इनलैंड वाटर वे कॉर्पोरेशन किधर है? तो ये आपका नोएडा में है। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। एक बार हम इसको व्याख्या में भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में है, केंद्रीय जल परिवहन निगम कोलकाता में है, ठीक है, कोलकाता में। फिर उसके बाद राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर है? गोवा में है। और लास्ट में अंतर्देशीय जल मार्ग निगम कहाँ पर है? तो नोएडा में है, ठीक है। अगला हम देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न देखिए। अच्छा क्लास, आज के सेशन में हम खाली 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आप लोग दुखी मत होइएगा, आने वाले क्लास में हम इन 20 प्रश्नों को और बढ़ाएंगे। हम 35 डिस्कस करते हैं, हम 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे अब आगे। बस आज के क्लास में 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा भी इस पे ऑपरेट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो वो हम आगे उसको सही कर लेंगे। लेकिन आप लोग बताइएगा ऐश्वर्या मैम को इतने दिनों बाद देखने में आप लोगों को कैसा लगा, और क्लास आप लोगों को समझ में आई कि नहीं, ये भी मुझे जरूर बताइएगा। देखिए, हम मेहनत करें और उसका कोई परिणाम ना निकले, तो जैसे आपको दुख होता है वैसे हमको भी दुख होता है। ये एज अ टीचर जब आप पढ़ाते हो, अपने लेक्चर को डिलीवर करते हो और आपके स्टूडेंट को वो चीज समझ में आ जाती है, तो हमें बहुत खुशी मिलती है।
मैं एज अ टीचर आपको ये चीज बता रही हूँ। ऐसे ही अगर मैं कुछ टॉपिक्स आपको बताती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में वहां से अगर प्रश्न बन जाए और आप लोगों को लगे कि मैम ने बताया था इस वजह से हमने पढ़ा, या कुछ भी आपका पेपर अच्छा हो, तो उससे ज्यादा खुशी हमें कभी नहीं मिलेगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी और किन किन टॉपिक्स में आपको दिक्कत होती है। एकदम बेझिझक, मैम मुझे इकोनॉमिक्स के ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, मैंने पढ़ा है, आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा है मैम जीडीपी जीएनपी वाला पढ़ाने को, वो मैं आने वाली क्लास में जरूर पढ़ाऊंगी। आज मैंने अभी लेक्चर के तुरंत पहले देखा था, इसी वजह से आज के स्लाइड्स में मैं उसको इंक्लूड नहीं कर पाई। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे जरूर बताइए। तो अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं और आज की क्लास को यही एंड करेंगे। आने वाली क्लासेस में हम अपने क्वेश्चंस को और बढ़ाएंगे, 50, 60, 70 क्वेश्चन तक ले जाएंगे। ठीक है, ताकि मैक्सिमम रिवीजन आपका हो सके और उस बीच में मैं आपको कोई भी प्रवचन नहीं दूंगी। चलिए, यहाँ पे 19वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपकरण ऊर्जा का रूपांतरण, लाउड स्पीकर, सितार की बात की गई है और सोलर उसकी बात की गई है। तो मैं एक एक को पढ़ते हुए चलती हूँ। सोलर सेल जो है आप सभी को पता है, जब हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, सोलर सेल की बात करते हैं, तो वो सन रेज जो है, जो सोलर एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एकदम सही है। सितार की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नहीं, सितार जो है वो आप प्ले करते हो, मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ये गलत हो गया। 2, लाउड स्पीकर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये आपका सही है। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा आपका नॉट करेक्ट है, तो कौन सा नॉट करेक्ट है, खाली सेकंड वाला। ठीक है, लाउड स्पीकर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है क्लास, चलिए अब यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे तो आपको कई एग्जाम्पल दिए, जैसे मोमबत्ती की बात करेंगे तो वो रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को किसमें, आपकी प्रकाश ऊर्जा में, लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में, दोनों में कन्वर्ट कर रही है मोमबत्ती, कैंडल। ठीक है, लाउड स्पीकर जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, सोलर एनर्जी को हम लोग लाइट एनर्जी में सोलर सेल के थ्रू कन्वर्ट कर रहे हैं। ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार, आपकी बुक्स में भी दिया रहता है ये सब। चलिए, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न अब हम लोग देखेंगे, ये आखिरी प्रश्न है आज की क्लास का। प्रश्न में 2 वक्तत्व कथन दिए गए हैं तथा कारण दिए गए हैं। पारे की छोटी बूंदें गोल होती है परंतु बड़ी बूंदें चपेट होती हैं। बहुत छोटी पारे की बूंद का द्रव्यमान कम होने के कारण उस पर गुरुत्व बल कम लगता है और बूंद बड़े होने के कारण गुरुत्व बल जो है वो बढ़ जाता है। जो स्मॉल ड्रॉप ऑफ मरकरी होती है वो हमेशा राउंड शेप की होती है, लेकिन जब इसको लार्ज ड्रॉप ऑफ मरकरी की हम बात करेंगे तो उसका शेप जो है वो आपका थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लार्ज में ज्यादा लग रही है। तो यहाँ पर एकदम सही दिया गया है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों ही सही है, व्याख्या भी सही है, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है क्लास, ये चीज क्लियर हुई आपको, यहाँ पर सही उत्तर क्या है, ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो अब आज की क्लास को यही एंड करेंगे। तो बताइएगा आज की क्लास आपको कैसे लगी और हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करें। अब एग्जाम बहुत पास आ गया है तो ज्यादा बातों पे ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है। इस वजह से मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि पूरे क्लास में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊं, इन्फॉर्मेशन ही ज्यादा से ज्यादा दूं जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, और बातें थोड़ी कम करूं आपसे। लेकिन क्लास के एंड में आपसे कहूंगी, मुझे बताइएगा जरूर क्लास कैसी लगी और किन टॉपिक्स में आपको दिक्कत है, कौन से सब्जेक्ट्स के प्रश्न आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा कवर करूं। ठीक है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगी और उसी के अकॉर्डिंग आने वाले क्लासेस में हम लोग चेंजेस भी करेंगे अगर वो इम्पोर्टेंट होगा तो। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। तो धन्यवाद क्लास, आज के सेशन को यही पे एंड करूंगी मैं, और लास्ट में जाते जाते आपसे क्या कहूंगी कि शीशे के सामने खड़े होके कहना जरूर अपने आप से कि मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, क्योंकि इन पूरी प्रिपरेशन फेज में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो आप खुद हैं। मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, कोई और टीचर आपको पढ़ा सकता है, मुझसे अच्छा भी पढ़ा सकता है। ठीक है, लेकिन पढ़ा हर कोई देगा, गुरु आपको डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, कि इधर जाना है, ये पढ़ो वो पढ़ो, लेकिन परफॉर्मेंस किसको देनी है, आपको खुद को देनी है। और परीक्षा जैसे जैसे पास आती है, मुझे पता है ये ह्यूमन नेचर होता है, आपको घबराहट होगी,
सबसे ज्यादा घबराहट होगी। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि उस पेपर के लिए जिसके लिए मैंने साल भर या सालों से तैयारी की है, आज अपनी एक छोटी सी घबराहट के कारण मैं अपना पेपर नहीं बर्बाद कर सकता हूँ। ठीक है, नहीं बर्बाद कर सकती हूँ। दोनों लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, समझ सोचिएगा। तो अपने पे भरोसा रखिए, हिम्मत रखिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए। वो दिन रात आपके लिए प्रार्थना करें। इमोशनल करने के लिए आपको ये चीज मैं नहीं बोल रही हूँ। इस चीज से आपको साहस मिलना चाहिए। जो स्टूडेंट इन सब चीजों से डीमोटिवेट होते हैं कि मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा, उनको क्या कहूंगा, अपने मतलब जो दोस्त हैं उनको, किसी को कुछ नहीं। आपको मेहनत करनी है, अपना कर्म करना है, फल ईश्वर देगा। ठीक है, और आपके माता पिता जहां पर भी हैं उनका आशीर्वाद आपके साथ सदैव बना हुआ है। तो उनके लिए अभी परिश्रम करिए, बस आप उनको यही दे सकते हैं। और रिजल्ट जो भी हो वो आपको तब भी प्यार, आज आप एक IAS ऑफिसर बन जाओ, PCS बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, वो आपको आज भी जितना प्यार करते हैं उतना प्यार आपको वो कल भी करेंगे। तो इन सब चीजों को कभी भी बहुत दिल पर नहीं लगाना चाहिए। दिल पे लगाओ लेकिन अपने दिमाग से पढ़ाई करो। ये नहीं कि कंबल ओढ़ के तकिए से मुंह दबा के रोना शुरू कर दो। अरे बिल्कुल नहीं, रोना नहीं है, पढ़ना है, पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस देनी है, प्रीलिम्स तक हर निगेटिविटी को ऐसे भगा देना है और पूरी तैयारी करनी है। सिलेक्शन जरूर होगा। और अगर एक दो लोगों का नहीं भी हुआ तो मैं बता रही हूँ, भगवान बहुत अच्छा करेंगे आगे, इस पर विश्वास रखिए। लेकिन पढ़ते रहिए, क्लास निरंतर पढ़ाई करिए जब तक एग्जाम ना हो जाए। बिल्कुल भी हताश मत होइएगा। सब स्टूडेंट्स के साथ यही होगा, उनको घबराहट होगी। टॉपर्स जो होते हैं उनसे भी आप पूछेंगे तो वो भी आपसे कहेंगे एग्जाम के समय बहुत घबराहट हुई थी, लग रहा था कुछ नहीं थी यार, कुछ नहीं हो पाएगा, प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ। ये सबके साथ होता है, इसीलिए आपके साथ हो रहा है। बस पढ़िए। तो धन्यवाद। बस आज के लिए इतना ही लेक्चर आपको दूंगी, ज्यादा बढ़ जाएगा तो सो जाओगे ना। तो आशा करती हूँ आपका दिन खूब अच्छा जाए, आप लोग स्वस्थ रहें, ठीक है, अच्छे रहें, हेल्दी रहें और खूब अच्छे से अपने प्रति ईमानदार रहें, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें और कोई भी दिक्कत हो तो ऐश्वर्या मैम को जरूर बताएं। धन्यवाद क्लास, आपका दिन मंगलमय हो।